फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। सुपर टेट के लिए है और जो आपके सुपर टेट का जो सिलेबस मैंने दे रखा है आपको, वो आप ज़रूर एक बार देखना। मैं लिंक यहाँ दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि पूरा सिलेबस पहले साइंस का पूरा सिलेबस पहले सुपर टेट का बताया है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं वो बताया, फिर सब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। साथ साथ में हमने ये भी बताया कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो उन्हीं में से विज्ञान आपकी सुपर टेट में 10 नंबर की आएगी। महत्वपूर्ण पोर्शन है विज्ञान, 10 नंबर का है। वैसे तो विज्ञान में आप जानते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सभी पढ़नी ही पड़ती हैं। लेकिन वो अपने को इतना सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने चैप्टर दिए हैं, तो हमें उसमें से अच्छे अच्छे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, उनको निकाल लेना है। और हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे कॉन्सेप्ट पढ़कर वो सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे जो हमसे पूछने जाने की संभावना है। जो भी चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर के सारे टाइप डिस्कस करने के बाद में फिर हम लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और फिर जो हमारा सवाल आएगा साइंस से तो वो आप लगा सकते हैं। पिछले 3 से 4 सालों में मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत होगी नहीं। तो आप पढ़ना, आपको कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर बताना। आप अदर कोचिंग में भी पढ़ते होंगे, ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, तो वो आप देख लेना, आपको अच्छा लगे तभी पढ़ना है। और मेरा इतना वादा है कि इस पीपीटी से आपको क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। साथ साथ में इसमें यह है कि पीपीटी से पढ़ने से फ़ायदा है। जैसे मान लो ये पहले ही मैंने तैयार कर रखा है, जो भी लिखा हुआ है वो पहले से ही लिख लिया है मैंने, तो इसमें लिखने में टाइम नहीं जाएगा, बस आपको समझाना रहेगा। और समझ के जो चीज़ 1 घंटे में है उसको 20 मिनट में फिनिश की जा सकती है, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। प्लस इसकी पीडीएफ क्लास होने के बाद में अपलोड कर ली जाएगी एक दिन के अंदर, 1 दिन के बाद में, तो क्लास होने के बाद में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण से यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो, और ऑब्जेक्ट विद डिफरेंस कलर, यानी कि किसी वस्तु को हमने दूसरे रंग में रख दिया है तो वो वस्तु कैसे दिखेगी, ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है सब, तो इनको अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा, और इसकी जो मैं अपने हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, साइंस फॉर सुपर टेट, और वहाँ पर आपको सीरियल से सारे लेक्चर मिल जाया करेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन ना भी पहुँचे तो आप उसको यूट्यूब पर जाकर जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपका लगभग कोशिश करेंगे डेली एक लेक्चर आपका 20 से 25 मिनट का आ जाए आपके पास। ठीक है, और 20-25 मिनट कहने को रहेगा, उसमें 1 घंटे का मैटर कवर रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उनको प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्वयं का प्रकाश इसके पास होगा। जैसे यहाँ पर सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ये मतलब आप उस हिसाब से मत सोचना, मतलब इनको जो जिस चीज़ के लिए बनी है वो है इसमें। जैसे सूर्य है, रोशनी है, रोशनी के लिए बना हुआ है कि इसमें रोशनी देता है। बल्ब भी हमको रोशनी देता है, उजाला देता है, मोमबत्ती भी, और इसमें लालटेन भी आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हो जाएंगी जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। ध्यान समझना, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। जैसे कुर्सी, क्या कुर्सी के पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं है, तो वो अप्रदीप्त है। जैसे पेन, जैसे ग्रह। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, ग्रहों के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से जो है इनके इस पे रोशनी होती है। जैसे अगर हम बात कर लें
कि हम जानते हैं एक सूर्य है, सूर्य, तो हम जानते हैं सूर्य क्या है, बोलो सूर्य क्या है, ग्रह है, क्या है, तो ध्यान रखना सूर्य ग्रह नहीं, सूर्य तारा है, क्या है, तारा है। तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी, बाकी अन्य ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जो चक्कर लगाते हैं उनको यहाँ पर ग्रह कहेंगे, जो ग्रह के भी चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह कहेंगे। जैसे यहाँ पर सूर्य, पृथ्वी जो है ग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो हमको जो रोशनी मिलती है वो सूर्य से मिलती है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा प्रदीप्त, और अप्रदीप्त में कहेंगे तो पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है, ये बस इतना आप ध्यान रखो, बाकी इसमें और ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर यानी कि जो है पृथ्वी है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से अपना काम चलाती है। अब बात कर लेते हैं बस आपका, अच्छा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आप ध्यान रखना, इसमें कोई भी पूछ ले दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन अप्रदीप्त है कौन प्रदीप्त है, तो आप सिंपल ध्यान रखना, जिनके पास खुद की जो स्वयं का प्रकाश रखते हैं उनके वो है प्रदीप्त, और जो स्वयं का प्रकाश नहीं रखते हैं वो है अप्रदीप्त। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप साइंस जो है रेलवे ग्रुप डी वगैरह की आप तैयारी करे होंगे तो आपको जरूर ये पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, बाकी रेलवे के अदर और भी जो भी एग्जाम हो, आपने हाई स्कूल इंटर में तो पढ़ा ही होगा ये कॉन्सेप्ट, तो वहां पर भी आप पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान रखना अगर आप किसी अदर एग्जाम में भी ये चैप्टर पढ़ने को जाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलो बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहली बात तो परावर्तन क्या होता है यही समझ लेते हैं। परावर्तन होता है कि एक प्रकाश की जो किरण है, ध्यान समझे, एक प्रकाश की किरण है किसी एक सतह पर आए और टकराकर चला जाए, यानी कि परावर्तित हो जाए, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान देना होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास देखो प्रकाश जो है पार भी कर सकता है किसी वस्तु को, और किसी वस्तु को पार नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब पार किसको कर सकता है प्रकाश, जो पारदर्शी वस्तुएं हैं, जो पारदर्शी वस्तुएं हैं जिनको हमको इधर से उधर का दिख रहा है उसमें प्रकाश पार कर सकता है, लेकिन एक अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकाश इधर से उधर नहीं जा सकता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक ग्लास लें यानी कि कांच लें, और कांच में एक प्रकाश की किरण गुजारें तो ये लौटकर वापस नहीं आएगी, पूर्णतः वापस नहीं आएगी, ये आगे निकल जाएगी और इसकी स्पीड में परिवर्तन आ जाएगा, वो अलग की बात है, हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश की किरण टकराए और टकराकर पूरी की पूरी हमारे पास वापस आ जाए। इसका मतलब यहाँ पर हमको एक ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो अपारदर्शी हो, पारदर्शी में नहीं काम चलेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने एक नीचे दर्पण लगाया है, वो अपारदर्शी है। कैसा है, अपारदर्शी है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, अपारदर्शी, यानी कि ये अपारदर्शी वस्तु है जो मैंने नीचे लगाई हुई है। अब ध्यान रखना यहाँ पर ये प्रकाश की एक किरण आई और ये यहाँ पर टकराई और टकराकर फिर उसी दिशा में वापस चली गई। अच्छा, उसी दिशा में मतलब क्या है, मतलब उसी सतह में वापस चली गई, यानी कि जिधर से ये आई थी उसी सतह, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, इस वाले एरिया से आई थी और इसी में लौट गई, मतलब यहाँ आई थी, यहाँ नहीं आई, इसी में चली गई, एक ही तल में चली गई। इसको कहते हैं एक ही तल, सही वर्ड है, एक ही उसी तल में वापस हो जाती है। तो यहाँ की प्रकाश की किरण टकराकर अपने ही तल में वापस हो जाए, अपने ही तल में परावर्तित हो जाए, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है। ध्यान रखना, क्या, नॉर्मल, जिसको नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब खींचा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब दोनों के बीच में कोण बनता है, जिसको लोग कोण आई कहते हैं। तो ध्यान देना, कोण आई आपसे पूछा जाता है, तो यहां पर कोण आई क्या है, आपतन कोण है। क्या है ये, आपतन कोण है। ठीक है, और कोण आर क्या है, कोण आर है आपका, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक कोण और बना हुआ है, एक कोण और बना हुआ है। अच्छा, इसको बाद में बात कर लेते हैं, पहले ये बात कर लें, कोण आई और आर के बारे में बात करें। देखो यहां पर ध्यान देना, कोण आई जो है
वो हमेशा बराबर होगा कोण आर के। ये आप जरूर ध्यान रखना, कोण आई बराबर होगा कोण आर के, मतलब जितने डिग्री का कोण आई होगा उतने ही डिग्री का कोण आर होगा, क्योंकि बीचों बीच में एक रेखा है वो है अविलंब। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण इधर वाला होगा, कोण आई और कोण आर दोनों ही बराबर होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखो जो आपतित किरण है और यहाँ पर ये जो दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, इन दोनों दर्पण और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल, यानी कि इसको कहते हैं छूटा हुआ कोण, छूता कोण, ग्लेंसिंग एंगल कहते हैं इसको, ठीक है, छूता कोण कहते हैं इसको, ध्यान रखना है। कोण जी क्या है? ग्लेंसिंग एंगल है, ग्लेंसिंग कोण है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग छूता कोण कहते हैं। और ध्यान देना, ये जो अविलंब होता है, जहां पर भी लंब हो तो वहां ध्यान रखना कोई ना कोई 90 डिग्री की बात चल रही है, क्योंकि लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री का। तो यानी कि यहाँ पर कोण आई और प्लस कोण जी दोनों को जोड़ लें, यानी कि इस पूरे सिस्टम को जोड़ लें तो ये 90 डिग्री का बन रहा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण आई प्लस कोण जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ से ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही संभल कर पढ़ना, क्योंकि अभी आपकी जो सुपर टेट की वैकेंसी है अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मतलब उसका कोई अभी जो है पता नहीं है मतलब कब किस महीने में आ रही है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अगर कोई ज़्यादा जल्दी होती तो फिर जल्दी जल्दी खींचते हैं। तो अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आए तो आप अदर सब्जेक्ट तैयार करो इस साइंस को छोड़कर, क्योंकि साइंस का रिवीजन करना हो जाए और फटाफट इसको रिवीजन कर डालें 2-4-10 दिन में, बाकी पूरी साइंस ना पढ़ना पड़े और नंबर हमारे 10 के 10 आ जाएं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो ध्यान रखना कोण आई प्लस कोण जी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, अगर आई और जी में से कोई एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही निकल आएगा, क्योंकि दोनों का योग 90 है। अगर मान लेते हैं कोण जी पता है आपको 30 डिग्री है, तो आई निकालना बहुत ही आसान है, 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 दोनों 90 होना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोण जी 20 है तो आई 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग आपको 90 करना है। सेम इसी प्रकार यहां पर भी ये भी ग्लेंसिंग एंगल है, क्योंकि ध्यान देना जो काम इधर होगा सो काम इधर होगा, दोनों तरफ चीजें बराबर है, क्योंकि आई और आर बराबर है, तो इधर आर के नीचे जो कोण होगा वो जी के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है। कैसे आइए प्रूव करके देखते हैं। मान लेते हैं जैसे ये 20 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ही ये 70 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? अभी हमने आपको बताया कि आई और जी दोनों का योग 70 होना चाहिए, सॉरी 90 होना चाहिए, तो 70 20 90। अच्छा, अभी हम आपको बता चुके हैं कि कोण आई और आर बराबर होते हैं, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये 90 डिग्री का इधर है तो इधर वाला पोर्शन भी 90 डिग्री का होगा, तो 70 ये 20 डिग्री है, तो देखिए ऑटोमेटिक 20 ये पढ़ना 20 ये बना। अच्छा, एक चीज और प्रूव कर लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा रेखा गणित में कि एक जो रेखा होती है पूरे 180 डिग्री की होती है, तो जोड़ लेते हैं 20 और 70 90 और 70 160 और 20 180, यानी कि प्रूफ भी हो चुका है कि एक पूरी लाइन 180 की हो भी रही है यहाँ पर। तो सेम पोर्शन अविलंब के जो इधर आप करेंगे सो इधर होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, दोनों चीजें बराबर हैं, अविलंब चूंकि बीच में, ठीक है। तो यहां से हमने कुछ बातें सीखी हैं, वो बातों को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या कि पूछे कोई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो कहेंगे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे कि कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी तल में वापस हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझे, प्रकाश की किरण किरण एक बिंदु पर टकराकर, या जिस बिंदु पर, कोई दिक्कत नहीं है, एक बिंदु पर टकराकर उसी तल में वापस हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कोई लैंग्वेज किताबी नहीं है, अपनी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे समझ आए इसलिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अच्छा ये जो जिस पे टकराई है जो बिंदु है वो बिंदु अपारदर्शी होना चाहिए। मालूम पड़ा पारदर्शी है तो वो वापस नहीं होगी, क्या होगी, आगे चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन करने के लिए जो जिस पर प्रकाश का परावर्तन होगा वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी या अपारदर्शी, तो ध्यान रखना अपारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है। और ग्लेंसिंग अछूता एंगल और जो है आपतन जो कोण है, इन दोनों का मान जो है 90 डिग्री होना चाहिए।
ध्यान देना यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जो परावर्तन कोण है और जो यहाँ ग्लैंसिंग एंगल है, इनका भी योग आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। और यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, वो भी आपको सीख लेने चाहिए। आइए सीखते हैं उस चीज को। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन है? नंबर 1 देखेंगे, देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी आपको बताया गया कि ये प्रकाश की किरण आई और ये वापस चली गई, तो इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इनके बीच में होता है एक अभिलंब। तो ये तीनों के तीनों 1 2 3 ये तीनों क्या एक ही तल में होते हैं। मतलब ये 2D डायग्राम है, इधर ही होंगे सब के सब। मतलब ये नहीं दूसरे तल में इधर आ जाए, नहीं, सब के सब उधर ही होंगे, उसको कहते हैं तल। तो ये प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। तो क्या नियम है? आपतित किरण, ध्यान समझना, ये मिटा देते हैं, बहुत अच्छे समझो। ये हो गई आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब और ये हो गया परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला रूल है, आप समझ गए। चलिए अब हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई जो है कोण आर के हमेशा बराबर होगा। तो ये तो अभी हमने आपको पीछे सिखा दिया। क्या सिखाया? अभी तो हमने पीछे सिखाया। ये देखिए, कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होंगे। कोण आई को कहते हैं आपतन कोण और कोण आर को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, यानी कि वही आपको सिखाया जा रहा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ध्यान देना, हमेशा वर्ड लगाना जरूरी है, ये नहीं कभी कभी। उसमें लिखे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के कब बराबर होता है, तो उसमें लिखा होगा एक बार, हमेशा, कभी कभी। तो ऐसे ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस पर। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा बराबर होते हैं, कोण आई कोण आर बराबर होते हैं। अब एक चीज और यहां से ध्यान रखना, अच्छा पूछा जाएगा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ध्यान समझिए एक बार फिर से, डायग्राम बहुत ही अच्छे समझते चलो। अच्छा, इसको कोण कहते हैं कोण आई और इसको कोण कहते हैं आर। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब आपसे पूछा जाएगा जो आपतन कोण है यानी कि कोण आई और कोण आर, ये हमेशा कब बराबर होते हैं? 4 ऑप्शन होंगे। पूछा जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के कब बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखा होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या सभी ऐसे करके लिखा होगा। तो ज्यादातर बच्चों ने ये जो कहानी है वो समतल दर्पण पर सीखी होती है, क्योंकि उनको दर्पण ऐसे बनाया जाता है और ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये समतल दर्पण है नीचे जो बना हुआ है, तो समतल दर्पण पर ज्यादातर सीखा होता है। तो बच्चे को ध्यान रखता है कि कोण आई कोण आर बराबर होंगे, वो समतल दर्पण होंगे। सी वो आंसर कर लेते हैं, तो सी गलत बात हो जाएगा। यहाँ सभी तरह के दर्पण व सभी तरह के सतहों पर संभव है। यहाँ कोई जरूरी नहीं दर्पण हो, कोई भी चीज हो। अभी तो हमने बताया कोई ऐसी चीज हो वो अपारदर्शी हो। ठीक है, ध्यान देना, चाहे सतह खुरदरी हो कैसी भी हो, ध्यान देना वो अपारदर्शी होनी चाहिए और उस पर ये घटना जरूर होगी। अभिलंब होगा, डाला जाएगा। अभिलंब जैसे ही बीच में डालोगे तो उसके बीच जो इधर होगा और जो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, दोनों घटने बराबर होंगी। ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना है आपको कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि समतल दर्पण हो। वो तो ज्यादातर हमको प्रैक्टिस समतल दर्पण पर कराई गई है, इसलिए हमको ध्यान रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दर्पण कोई भी चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यह सभी तरह के दर्पण और सभी तरह के सतह पर लागू होता है, कैसी भी खुरदरी सतह हो चाहे चिकनी सतह हो, कोई। तो आपने प्रकाश का जो परावर्तन था वो उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। ये है प्रकाश का परावर्तन। 2 रूल थे, तो एक बार फिर से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जो प्रकाश की किरण है अपारदर्शी सतह पर टकराकर और फिर उसी दिशा में जो किरण थी वापस हो जाए, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह पर टकराकर और फिर वो प्रकाश की किरण उसी दिशा उसी तल में वापस हो जाए, ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोण आई कोण आर के हमेशा बराबर होगा। जो ग्लैंसिंग एंगल है वो कोण आई के नीचे होता है, यानी कि आपतन कोण के नीचे होता है। ध्यान रखना, ऐसे भी कह सकते हैं। और आई और जी यानी कि ग्लैंसिंग एंगल और आपतन कोण का योग 90 डिग्री होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और 2 रूल हैं। 2 रूल कौन कौन से हैं? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। साथ में दूसरा रूल क्या है कि कोण आई और कोण आर आपस में हमेशा बराबर होंगे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये
कौन कौन कर लेगा। मैंने इतना टाइम आपको सिखाया अच्छे तरीके से, अब देखते हैं इस पे कौन कौन अच्छी तरीके से जो है वर्क कर पाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण योग होगा। यानी कि कुल कोण का योग आपसे पूछा गया है, कुल कोण होगा, बताइए। अब आप इस वीडियो को रोक दीजिए और रोकने के बाद हल कर लीजिए, हल करने के बाद फिर हम जब बताएं वो आंसर मैच करना, ठीक है। हम तो लगवाते हैं, आप इस वीडियो को रोक लगाना, ठीक है। लाइव क्लास होता यही 6 घंटे हम नहीं बताते और आप आंसर करते तो आपका टाइम जाता। अब यहाँ पर रोक लीजिए, आंसर कर लीजिए, फटाफट अपने अकॉर्डिंग आप बढ़िए। तो देखिए समतल दर्पण के बीच का कोण तो हम बनाते हैं। सबसे पहले ये वाली जो कंडीशन है इसी पर आधारित क्वेश्चन है आपका ये। अब इसको हम लोग जानते हैं, इसको कोण आई कहते हैं और ये होता है कोण आर, ठीक है। ये किरण जाएगी और ये किरण आएगी, इसके बीच में अभिलंब कहते हैं। अब आपसे देखो कहा गया समतल दर्पण के बीच का कोण। अब ध्यान देना, बच्चे सोचते हैं क्या कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा गया है, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। बच्चे सोचते हैं समतल दर्पण के बीच का कोण मतलब ये 40 दिया गया तो ये भी 40 होगा और 40 हम आंसर 80 कर देंगे। वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने सही से नहीं देखा, एक इसमें कंडीशन लागू हो रही है, वो आप देखिए। पूछा जा रहा है समतल दर्पण के बीच का कोण दिया गया है, तो ये है समतल दर्पण और इनके बीच का कोण ये वाला अछूता कोण दिया गया आपको, यानी कि यहां पर आपको ग्लेंसिंग एंगल दिया गया है 40 डिग्री, तो ये मान दिया गया था 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो कोण आई कितना होगा बोलो? 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। अगर आई 50 है तो आर भी 50 है। और आपसे पूछा गया आपतित किरण और परावर्तित किरण का योग बताइए, तो 50 और 50 100 बताएंगे, 50 + 50, तो यहाँ पर 100 डिग्री हमारा आंसर है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो जिन्होंने 100 डिग्री दिया है वो अपने आप को 86 दे सकते हैं। अगला, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको बताना है, इसमें देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा जाता है विचलन कोण क्या है। ध्यान दें, विचलन कोण क्या है। तो देखो यहां पर हम जानते हैं कोण आई क्या होता है, आपतन कोण है। कोण आर क्या है, परावर्तन कोण है। जी क्या है, ग्लेंसिंग एंगल है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण के और जो आपतित किरण है, इसके सामने एक और लाइन खींच दी जाए तो इनके बीच का जो कोण होता है इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, यस का जैसा रहता है डेल, इसको हम लोग डेल से प्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है ये विचलन कोण होता है। तो ध्यान दें, ये वाली जो लाइन है आपतित किरण, ये बिल्कुल सीधी निकल जाए। फिर से समझना, जो आपतित किरण है वो बिल्कुल, जैसे मान जो अपारदर्शी है, अगर वो अपारदर्शी ना होगी तो वो सीधे जाएगी। मान लेते हैं अगर ये सीधी जाए, तो अगर ये सीधी जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है और जो आपकी परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको विचलन कोण कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराई है वो बिंदु पर वापस ना होकर वो सीधी जाए अगर, तो वो जो परावर्तित किरण है और जो सीधी गई है आपतित किरण, उन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो विचलन कोण होता है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विचलन कोण से। तो उसमें से विचलन कोण से न्यूमेरिकल ही बनता है एक छोटा सा, ध्यान देना कैसे, क्योंकि कोण आई और कोण आर और कोण डेल, इनको जोड़कर 180 डिग्री बनेगा। देखो, कोण आई प्लस कोण आर और प्लस कोण डेल, इनको कोण के साथ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी बात है। 180 डिग्री होगा। कैसे 180 डिग्री होगा? क्योंकि एक पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, हमें ये पता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमें ये भी पता है कि आई और जी का मान, कोण आई प्लस कोण जी का मान हमें पता है 90 डिग्री है। तो यहां से हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो आई बराबर हम लोग जी, अब हम लोग आई की वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि जो कोण आई है कोण आर है, दोनों बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण आई प्लस कोण आई कोण डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आर की जगह आई लिया है, क्यों? क्योंकि कोण आई और कोण आर दोनों ही बराबर हैं। तो यहां से आप ध्यान देना कि जो कोण डेल है, यानी कि जो विचलन कोण है, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि 2 गुणा, मतलब आई 2 बार जोड़ दिया तो 2i हो गया। तो यहां से देना आई को हमको 2 की वैल्यू रखनी, तो यहां पर हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहां हो जाएगा 2i बराबर
यानी कि 180 माइनस 2g। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2i की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग 2i की वैल्यू रखेंगे तो 180 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो विचलन कोण बराबर आ जाएगा 2g, यानी कि 2g क्या, अछूता कोण, यानी कि जो विचलन कोण है वो अछूते कोण का 2 गुना होता है। यहां से ये एक बात प्रूव निकली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप समझ ना आया हो यहाँ पे रखना आके, तो 2i की वैल्यू रखोगे तो 180 तो यहाँ पहले से लिखा है, इसमें माइनस लगेगा तो माइनस का 180 और प्लस का 2g हो जाएगा, तो माइनस का 180 प्लस का 180 कट जाएगा, बचेगा विचलन कोण बराबर होगा 2g। ठीक है, इतना समझ आया होगा, कॉपी पर करके देखना अगर ना समझ में आया हो। तो यहाँ पर एक चीज हमने निकाल ली है कि जो विचलन कोण होता है वो इस अछूते कोण का 2 गुना होता है, यानी कि ग्लेंसिंग एंगल का 2 गुना होता है। यहाँ से आप ध्यान रखना, ये बस एक पॉइंट जो निकालना था वो मैंने निकाल लिया है, यानी कि जो विचलन कोण है वो अछूते कोण का 2 गुना है, ये ध्यान रखना। अगर आप विचलन कोण और अछूते कोण में संबंध निकाल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मान लें पड़ा आपको विचलन कोण दिया गया है तो आप ग्लेंसिंग एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, ग्लेंसिंग एंगल को ही अछूता कोण कहते हैं, आप कंफ्यूजन मत हो जाना। मतलब विचलन कोण मान लेते हैं, अगर उसने 80 दिया है तो 2 से काट के ग्लेंसिंग एंगल 40 आ जाएगा, अगर ये 40 है तो ये 50, ये भी दोनों 50, तो बहुत ही आसानी से ये बात बन जाएगी। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान दें, एक मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप में एक आपसे पूछा जाता है, इसमें बहुत ही जल्दी आंसर करना रहेगा, मतलब ये जीएस जैसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए, किरण एक समतल दर्पण आपतित होती है, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि एक किरण है वो समतल दर्पण पर आपतित होती है। पहले आप इसका आंसर कर लेना वीडियो रोककर, ठीक है, मैं अपना समझा रहा हूँ। किरण एक समतल दर्पण आपतित होती है जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब ये जो आपतित हुई है और ये दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण बना दिया इसने। प्रकाश की एक किरण के लिए परावर्तन क्या होगा, मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं प्रकाश की एक किरण के लिए परावर्तन क्या होगा, ये बताइए परावर्तन कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण है वो जब ऐसे आती है तो वो जब ऐसे आती है और टकरा कर वापस चली जाती है, तो यहाँ पर ये सिस्टम बनता है। तो वो यहाँ पर कहा गया है तो दर्पण की सतह से 90 डिग्री मान लेते हैं, इसने अगर दर्पण की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाया होता तो सबसे पहले हम लोग ये वाला कोण निकाल ले, क्योंकि दर्पण की सतह से बात करोगे तो नीचे वाला कोण होगा, दर्पण वाला लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो दोनों 90 होते हैं तो ये 60 हो जाता है। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की एक किरण के लिए परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण फिर हम 60 बताते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा सतह था और जो ऊपर जो किरण आई है वो उसने 90 डिग्री का कोण बना लिया है, यानी कि वो दर्पण जो है सतह से, दर्पण की सतह से 90 डिग्री कोण बनाया। वो किरण ऐसे तिरछी आई ही नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी आई। इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लेंसिंग एंगल जो है क्या है वो 90 डिग्री है, साथ साथ में यहाँ पर जो आई है, कोण आई है वो 0 डिग्री है। क्योंकि ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है, जो यहाँ पर जो आपतित किरण हुई है और जो समतल दर्पण है इन दोनों के बीच का कोण होता है। तो हम जानते हैं कोण G प्लस कोण I इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कोण G का मान हो गया 90 प्लस कोण I बराबर 90, तो कोण I बराबर 90 में से 90 जाएगा 0, यानी कि आपतन कोण का मान, सॉरी यहाँ पर परावर्तन कोण का मान 0 है। तो अगर परावर्तन कोण का मान 0 है तो I और R बराबर होते हैं, तो आपतन कोण का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ये आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ से आपतन, अभी हम लोग परावर्तन कोण से ही जो क्वेश्चन निकल सकते हैं उस पर चर्चा चल रही थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक अपारदर्शी सतह हो गई, यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराई और ये टकराकर यहाँ वापस चली गई और ये होता है अभिलंब। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि यदि आपतित किरण, ये वाली बात को स्थिर रखते हुए, मतलब इसको स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा घुमाएं, मतलब ये जो दर्पण है इसको मैंने घुमा दिया है, इसको क्या किया है, इसको हमने नीचे घुमा दिया थीटा, मतलब ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया हमने इसको घुमा के, ऐसे मतलब था ये ऐसे और घुमा के हमने ऐसे कर दिया, मतलब इतना घुमा दिया, थीटा घुमा दिया जाए तो अभिलंब भी थीटा घूम जाता है। यानी कि जो ये अभिलंब ऐसे था अब अभिलंब ऐसे होगा, तो मतलब ये अभिलंब थीटा घूम जाएगा, जबकि परावर्तित किरण घूमेगी।
यानी कि ये वाली जो किरण है ये 2 थीटा घूमेगी, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 थीटा पर घूमी जाएगी, ये आप ध्यान रखना, ये 2 थीटा पर घूमेगी, जबकि ये वाली चीज थीटा पर ही घूमेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बच्चे काफी इसमें रट लेते हैं और हमेशा 2 थीटा ही आंसर कर लेते हैं। ध्यान समझना, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण है इसको तो रोक के रखना ही पड़ेगा, रखते हुए यदि इस दर्पण को घुमाओगे, ये वाले दर्पण, इस दर्पण को थीटा पर घुमाओगे तो ये अभिलंब थीटा घूमेगा, साथ साथ में ये वाली जो किरण है जिसको हम लोग परावर्तित किरण करते हैं, ये 2 थीटा पर घूमेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितनी घूमेगी, तो राइट आंसर है 2 थीटा। अब पूछे कि अभिलंब कितना घूमेगा, तो राइट आंसर है थीटा, यानी कि जितना जो है दर्पण को घुमाओगे उतना ही घूमेगा अभिलंब, मतलब अभिलंब, ठीक है, और उसका 2 गुना घूमेगा ये जो परावर्तित किरण है वो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि यहां पर थोड़ा मिटा देते हैं ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण कैसा दर्पण होता है बताइए, यानी कि जो ये समतल दर्पण होता है, ये वाला, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये समतल दर्पण क्या ही बात कर रहे थे, ये वाला जो समतल दर्पण है ये कैसा दर्पण है, ये अभिसारी है या अपसारी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी लिए जाओ, ये दर्पण कैसा है, अभिसारी है अपसारी। तो ध्यान रखना है अभिसारी अपसारी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। अपसारी का मतलब होता है फैलना, जब हम लोग लेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे फैलना। और अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा फैलना, इसका मतलब। तो समतल दर्पण कैसा दर्पण है, जो है जो प्रकाश को इकट्ठा करता है या प्रकाश को फैलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है समतल दर्पण ना तो जो है अभिसारी है और ना ही अपसारी है। तो यहाँ पर ये लाइन जरूर ध्यान रखना, समतल दर्पण ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का फोकस जो है कहाँ पर होता है और इसकी फोकस दूरी कहाँ पर होती है। तो ध्यान देना, मैंने लाइन लिख दी है, यानी कि समतल दर्पण का फोकस जो है अनंत पर होता है और इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत पर होती है। जैसे मान लें ये एक हमारा दर्पण है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आएगी और जो टकराकर चली जाएगी ऐसे करके, अब ध्यान देना, और दूसरी जो किरण आएगी वो भी ऐसे चली जाएगी। तो इनमें जो है प्रकाश की किरण ये मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, ना तो ये दूर हटती हुई प्रतीत होती हैं, इसीलिए ना तो ये अभिसारी है ना अपसारी हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। फिर ये इसका फोकस बिंदु कहाँ पर है, तो वो अनंत पर है। तो फोकस अगर अनंत पर है तो इसका ध्यान रखना है कि भैया इसकी जो फोकस दूरी है वो भी अनंत पर होगा, क्योंकि फोकस अनंत पर तो फोकस दूरी अनंत पर। क्योंकि अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जैसे दर्पण हम लोग आगे चल के ऐसे पढ़ेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर देखेंगे कि एक फोकस होता है, फोकस बिंदु, तो इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर फोकस ही अनंत पर है तो इनके बीच की दूरी फोकस भी अनंत पर होगी, क्योंकि कहाँ फोकस हो रहा है पता नहीं, ये अनंत पर हो रहा है। तो इसमें आपको सीधे ध्यान रखना है कि समतल दर्पण का जो फोकस जो है बिंदु वो अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी कहाँ होगी, अनंत पर होगी, ठीक है। अगला, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, ये भी अनंत होती है। पता नहीं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी है, वैसे तो जो ऐसे घूमी हुई चीजें होती हैं इनकी त्रिज्या होती हैं, लेकिन ये तो ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, तो ऐसी चीज की त्रिज्या कैसे पता कर पाओगे। तो अगर कोई चीज गोलाकार ही नहीं है, मालूम पड़ा जैसे इतना गोला है तो ठीक है भाई इसकी त्रिज्या होगी। फिर आ गया कि भैया इतना गोला है तो हाँ ठीक त्रिज्या होगी, लेकिन बहुत बड़ी त्रिज्या होगी तो बहुत दूर। मालूम पड़ा थोड़ा सा झुका है तो हाँ इसकी त्रिज्या होगी लेकिन बहुत, लेकिन कोई चीज बिल्कुल ही सतर है, ऐसे बिल्कुल सीधी है, तो इसकी त्रिज्या कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि ये गोलाकार तो है ही नहीं, तो इसकी भी त्रिज्या कैसी होगी, अनंत होगी। और अनंत कोई चीज हम माप नहीं सकते। मैंने कहा आपकी ससुराल अनंत दूरी पर है, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि हमारी ससुराल है कहाँ। तो आप ये चीज समझो, अनंत का मतलब होता है उस चीज का हम पता ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमको बेवकूफ बना दिया गया ससुराल है ही नहीं। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ है, अनंत पर है, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कि समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है। तो समतल दर्पण की शक्ति होती है शून्य, ये चीज ध्यान रखना। समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि पावर इसकी क्या होती है, शून्य होती है समतल दर्पण की।
हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस, इनकी पावर होती है प्लस की माइनस की, लेकिन समतल दर्पण की जो है पावर होती है वो शून्य होती है। ठीक है, आप ध्यान रखना, जीरो डायोप्टर होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि समतल दर्पण की पावर क्या होती है, तो उसमें होगा जीरो डायोप्टर, एक डायोप्टर, दो डायोप्टर, तीन डायोप्टर। तो बच्चे सोचेंगे यार कम से कम कुछ ना, जीरो ना लगा तो एक ही लगा दो, गड़बड़ तो हो जाएगा। तो जीरो डायोप्टर लगाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी जो पावर होती है वो जीरो डायोप्टर होती है, क्योंकि हम जानते हैं शक्ति को डायोप्टर से मापते हैं। फिर है अगला कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नीचे जो सचित्र वर्णन बना हुआ है, इनसे हमको बहुत ही अच्छे सवाल करने हैं। तो ध्यान रखना, फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करा दें कि समतल दर्पण में हमने क्या देखा, कि समतल दर्पण में हमने देखा एक चीज कि इसकी जो समतल दर्पण कैसा है, अभिसारी है अपसारी है, तो ये ना तो अभिसारी है ना अपसारी है। साथ साथ में फिर हमने देखा समतल दर्पण का फोकस कहाँ पर होता है, बिंदु, तो अनंत पर होता है। तो इसकी फोकस दूरी कहाँ होती है, ये भी अनंत पर होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो भी अनंत होती है। समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है, तो शक्ति होती है जीरो डायोप्टर। ध्यान रखना, बाकी का अनंत आंसर देना है, लेकिन शक्ति का आपको जीरो इसमें आंसर देना है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग बात कर लें इस पर। देखो ये जो बीच में ये ऐसा दर्पण लगा हुआ है, ये समतल दर्पण है बीच में। ठीक है, मैंने लिख दिया है नीचे, ये समतल दर्पण है। तो अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, जैसे कि सुबह हम खड़े होते हैं, जैसे हमको कॉम्बिंग करनी है, ड्रेसेस पहने हैं, तो हमको उसको देखना है कि बेल्ट सही लगी है, शू हमारे हैं, टाई, तो इसको सबको चेक करना होता है। तो आगे शीशा लगा रहता है, उसको समतल दर्पण बोलते हैं। तो हमसे इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम आपको बता दें। अब यहाँ पर समतल दर्पण से आप जितनी दूरी पर खड़े होगे, तो आपके दर्पण में एक जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा। आप देखिए, इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो, तो जितनी दूर पर खड़े होगे, तो जो आपका प्रतिबिंब दर्पण में बना होगा वो भी उतनी ही दूर पे बनेगा। अगर आप प्रतिबिंब के पास पास बढ़ना शुरू करोगे, तो जो उसके शीशे के अंदर प्रतिबिंब बना है वो भी आपके पास पास चलना शुरू कर देगा। आप ऐसा मत करना शीशे को तोड़ के फिर निकालने की कोशिश करो कहाँ प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब अंदर मिलेगा नहीं, वो आभासी होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो। तो अगर आप दर्पण से दूर जाना शुरू करोगे, तो जो उसके अंदर प्रतिबिंब है वो भी दूर जाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है जितनी दूर होता है हमारा शरीर, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। जितने लंबे हम होते हैं, प्रतिबिंब भी उतना ही लंबाई का होता है। यहाँ देखिए एच लंबाई लिखी है, यहाँ पर भी एच लंबाई, यानी कि जितनी लंबाई का हम है, प्रतिबिंब उतने ही लंबाई का बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप दर्पण के सामने एक छोटा सा बच्चा ले जाओ, लेकिन अब वहां पर दर्पण के सामने छोटा सा बच्चा ले जाओगे, अब उसमें आदमी तो दिखेगा नहीं, बच्चा ही दिखेगा। इसका मतलब जितनी हाइट होती है उतनी ही हाइट दिखाता है। मान लो किसी बड़े बुजुर्ग को ले गए, छोटा सा 5 साल का बच्चा बन गया, ऐसा तो होगा नहीं। बुजुर्ग को ले जाओगे, जितना हाइट होगी उतनी ही हाइट वहां पर भी दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि हाइट इक्वल रहेगी उस प्रतिबिंब की। ठीक है, पहला पॉइंट। दो तीन पॉइंट हो चुके हैं। और जो ये प्रतिबिंब बनता है, ध्यान देना, ये जो प्रतिबिंब है, इसको प्रतिबिंब लिख लीजिए यहाँ पर। ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा बनता है। अब आप ऐसा तो है नहीं, आप सुबह बाल जो है कॉम्बिंग करने गए, बाल खींचने गए, तो आपने देखा कि सिर हमारा नीचे है और टांगे ऊपर है, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो सिर ऊपर ही रहते हैं, टांगे नीचे ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। साथ साथ में आभासी बनता है, क्योंकि हम उसको पकड़ तो सकते नहीं, आभास होता है कि ऐसा बना हुआ है। हाँ, ये उल्टा पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा होता है, यानी कि दायां बायां चेंज होता है। जो दाएं चीज है वो बाएं हो जाती है, जो बाएं चीज है वो दाएं हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो आप क्या क्या ध्यान रखोगे कि जो समतल दर्पण के जो सामने रखी वस्तु है, जितनी हाइट की उतनी हाइट की बनेगी, साथ में जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर रहेगी, और साथ साथ में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, और सीधा के साथ में हमेशा आभासी आता है। ये रट लो, सीधा के साथ में हमेशा आभासी आएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ाएंगे, वहां पर भी यही बताएंगे। सीधा के साथ में हमेशा आभासी आता है, तो सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, और एक चीज, जितनी हाइट है उतनी हाइट पर और ध्यान देना। अगर हम जो है कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम दर्पण से 20 मीटर, हम दर्पण से 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जितना भी हो, तो उतनी दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि दर्पण से हम 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं, तो हमारे और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चे सोचते हैं कि दर्पण से जितनी दूर है उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, तो हम 20 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर 20 हो जाएगा। गलत सोच गए, क्योंकि
पूछा गया था हमारे और दर्पण के बीच, हमारे और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो 20 और 20 40, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर होगी। हमारे और दर्पण के बीच की दूरी अगर पूछें तो 20 होगा। अगर आपसे पूछें कि हम दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी बताओ, तो राइट आंसर है 20, क्योंकि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी पूछी गई तो 20 बताना है। लेकिन अगर पूछ ले कि हमारे और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ तो राइट आंसर है 40। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना, कब हमें आंसर 40 देना है, कब हमको 20 देना है, मतलब कब डबल देना है, कब उतना ही देना है। फिर एक चीज और कि अगर आप दर्पण की तरफ भागना शुरू कर दो तो उसमें देखोगे जो वो प्रतिबिंब है वो भी आपकी तरफ भागना शुरू कर देगा तुरंत। जितनी स्पीड से भागोगे उतनी स्पीड से भागेगा, नहीं भागेगा, और बहुत और तेज से भागेगा। जितनी स्पीड से भागोगे उससे दोगुनी तेज से आपको प्रतिबिंब मारेगा। यानी कि अगर आप प्रतिबिंब भागना शुरू करोगे तो वो प्रतिबिंब भागेगा। कितनी स्पीड से भागेगा ये देख लीजिए, ये देखिए यहां पर मैंने कहीं पर लिखा है, हाँ, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की जो चाल है वो दर्पण के सापेक्ष v तथा व्यक्ति के सापेक्ष 2v होगी। ध्यान रखना, चाल का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, यानी कि दर्पण के सापेक्ष पूछोगे तो v होगा और व्यक्ति के सापेक्ष पूछोगे तो 2v होगा। यानी कि व्यक्ति को क्या लगेगा कि कोई डबल स्पीड से भाग के आ रहा है। यहां पर आप v चाल के जाओगे तो दर्पण और इसके बीच की चाल तो v लगेगी, लेकिन इन दोनों में पूछोगे तो यहाँ पर ये 2v चाल को एहसास होगा। तो कई बार पूछा जाता है कि बताओ एक व्यक्ति दर्पण के सामने v चाल से चलता है तो उस व्यक्ति को प्रतिबिंब की चाल क्या लगेगी, तो वो 2v लगेगी, यानी कि दोगुनी लगेगी। उस व्यक्ति को प्रतिबिंब की चाल पूछी गई, व्यक्ति को पूछेगी ना कि दर्पण को, तो व्यक्ति की ही हमेशा पूछी जाती है, तो इसलिए रट लो 2v। साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट और फिर आपसे पूछा जाता है, मान लो कि एक व्यक्ति है वो चाहता है कि उसको दर्पण में पूरी प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी कि जो जितना भी लंबाई का हो, व्यक्ति अलग अलग लंबाई के होते हैं, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम प्रतिबिंब जो है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो पूरा आ जाए। कम से कम कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए, तो रट लो उसके आधी हाइट का होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति है या वस्तु है वो 6 फीट का है, 6 फीट का है, तो दर्पण कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। ठीक है, 3 फीट का, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो काफी हो चुके हैं, काफी आपने थ्योरी पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक पूछा जाएगा समतल दर्पण की आवेदन क्षमता क्या होती है, तो ध्यान रखना समतल दर्पण की जो आवेदन क्षमता होती है वो +1 होती है, आप रट लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी की आवेदन क्षमता पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वहां पर वो जो वस्तु बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और अगर किसी चीज की आवेदन क्षमता जो है माइनस की है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। आवेदन HI/HO होता है। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की हाइट और बटे ऑब्जेक्ट की हाइट, इससे निकलती है आवेदन क्षमता, लेकिन पूरे से मतलब नहीं है। तो ये तो पॉइंट हम आपको समझा ही चुके हैं, साथ साथ में ये वाला पॉइंट भी समझा चुके हैं व्यक्ति 2v चाल से। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि पूछा जाता है कि एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक प्रतिबिंब यहाँ, 3 प्रतिबिंब और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा कर दिया गया है, तो 3 प्रतिबिंबों के बीच में, तो बताओ कितनी इमेजेज बनेंगी। तो उसके लिए एक फार्मूला याद रख लो, जो है थीटा, मतलब जो दर्पण है वो एंगल पर लगाए जाते हैं। जैसे मान लो एक एंगल पर ये लगा दिया, एक एंगल पर एक एंगल पर ये, यहाँ पर व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया, तो अब पूछा जाएगा कि ये 90 डिग्री पर लगे हुए हैं 3 दर्पण, तो कितने दर्पण, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा। तो आप सीधे ध्यान रखो इस फॉर्मूले को। अगर आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो 360/θ-4, यानी कि अगर वो कह दे कि 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो कितने प्रतिबिंब बने होंगे, तो 90 डिग्री को भाग करा लो, उसमें से फिर क्या कर लो, 1 घटा दो। तो ऐसा करके आप जरूर ध्यान रखना, ये प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला है, तो आप इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछें तो आप ध्यान रखें। जैसे पूछा जाएगा समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बताइए। समांतर दर्पण, 2 समांतर दर्पण है, समांतर दर्पण कैसे होगा, ये रटना पड़ेगा। देखो ये एक दर्पण, ये दर्पण,
तो ये समांतर दर्पण हो गया। तो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु जो है उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समांतर दर्पण में ध्यान रखना है यहाँ पर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ये आप क्वेश्चन याद रखिए। समांतर दर्पण के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेंगे, ये आप जरूर ध्यान, ठीक है, यहीं पे लिखा होगा मैंने। तो ध्यान रखना समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब अनंत बनते हैं, तो यहाँ थीटा नहीं है, प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, ये आप ध्यान रखो। बाकी अगर आपसे पूछे जितने भी डिग्री पर हो तो वो डिग्री से भाग करा लोगे, बस वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्ट विद डिफरेंस कलर। अब देखो समतल दर्पण से आप रिवीजन करना, थोड़ा सा मैंने जल्दी में पढ़ाया है और थोड़ा लेट वैसे पढ़ाएंगे। अगर ये व्हाइट बोर्ड होता ना तो इस क्लास को 2 घंटे 1-1.5 घंटे लग जाता बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने में, वो भी पीपीटी था इसलिए अच्छे से हो गया, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में इस समय हम खड़े भी नहीं हो सकते, गर्मी बहुत सारी होती है और कैमरे वैमरे का सेटअप रहता है, तो इसमें थोड़ा हमारे लिए भी ईजी है और जो है आपके लिए भी पढ़ना इजी रहता है, बहुत अच्छे से दिखता है, उसमें क्वालिटी वगैरह का रहता है। फिर सारी लाइटें लगाओ, इस समय गर्मियों में लाइट वगैरह लगाओ तो काफ़ी परेशानी होती है। तो ऑब्जेक्ट विद डिफरेंस कलर है, एक चीज़ समझो। अच्छा एक चीज़ अगर हम पूछें आपसे, कोई वस्तु अगर हरी है तो वो हरी क्यों दिख रही है, अगर आपको इसका रीजन पूछे तो ध्यान रखना, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधे बता रही हूँ। अगर कोई वस्तु जिस कलर की दिख रही है इसका मतलब है वो उस कलर को यानी कि उस रंग को परावर्तित कर रही है, ये आप ध्यान रखना। अगर वो वस्तु हरी दिख रही है तो वो वस्तु हरे रंग को परावर्तित कर रही है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं कर रही है, ये चीज़ आप याद रख लो। जैसे मान लिया मैंने पूछा कि कोई वस्तु लाल है तो वो लाल रंग की ही क्यों दिख रही है, तो वो आप कहेंगे कि सर इसमें जो वस्तु लाल है ये लाल रंग को परावर्तित कर रही है, बाकी सभी रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है, अपने अंदर रख ले रही है, इसलिए ये वस्तु लाल दिख रही है। अब मान लेते हैं आपसे और भी पूछ सकता है कैसे भी, तो ध्यान रखना अगर जिस कलर का पूछ रहे हो तो उसी कलर को वो रिफ्लेक्ट करती होगी। लेकिन इसमें से आप जरूर एक चीज ध्यान रखना, अगर ये जो प्रकाश किरण है जब हमारे यहाँ आती है तो हम जानते हैं जो प्रकाश की किरण होती है इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग विपरीत और तो 7 रंग होते हैं। इस 7 रंगों को अगर कोई 7 रंगों को जो 7 के 7 रंगों को वापस कर दे कि भैया आपने ये 7 ले जाओ, तो वो वस्तु जो है 7 रंग पूरे वापस कर दे तो ये वस्तु आपको सफेद दिखने लगेगी। कैसे दिखने लगेगी, सफेद, यानी कि 7 के 7 रंग अगर कोई वस्तु वापस कर देती है, परावर्तित कर देती है, तो वो सफेद होती है। इसीलिए आपको समझाया जाता है गर्मियों में आप सफेद कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़ों पर अगर प्रकाश की किरण हमारे टकराएगी, उसमें कैसी भी किरण होंगी जो गर्मीदार जो रंग हैं, जो कलर भी होते हैं जो गर्मी करते हैं, और कुछ कलर होते हैं ठंडे, जैसे आपने देखा होगा हरा ठंडा होता है। तो ऐसे जब सारे हम वापस कर देंगे तो हमारे पास गर्मी रह नहीं जाएगी, तो हमें ठंडा हल्का सा महसूस होगा। तो इसीलिए रंगीन वस्त्र की अपेक्षा आपको सफ़ेद की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद सारे रंग वापस कर देता है, तब वो सफ़ेद है, ठीक है। और ध्यान रखना अगर कोई वस्तु है वो सारे के सारे रंग अंदर ले रही है, इसका मतलब वो काली है, यानी कि वो चीज़ काला है। तो काला क्या करता है, सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सफ़ेद क्या करता है, सभी रंगों को वापस कर देता है। और लाल क्या करता है, लाल जो है सिर्फ लाल को वापस करता है, बाकी सबको अंदर। हरा क्या करता है, हरा सिर्फ हरे को वापस करता है, यानी कि परावर्तित करता है, बाकी सब अंदर। तो ऐसा करके ध्यान रखना है, आप याद रख लोगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाएगा, मान लो वो पूछने लगा कि हरा जो है कलर है, हरा रंग है, लेकिन हम लाल वस्तु इसमें रख दी, बताओ कैसे दिखेगा। मान लो पड़ा जैसे डिस्को लाइट वगैरह नहीं होती हैं, सारी लाइटें हरे कलर की थी, कोई लाल शर्ट पहनकर चला गया उस हरी पार्टी में, तो वो लाल शर्ट कैसी लगेगी जो वहां पे दर्शक हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम ट्रिक बता देते हैं। अगर कोई जैसे मान लेते हैं लाल लाइट थी और लाल ही शर्ट पहन के गए, तब तो वो लाल दिखेगी। मान लेते हैं कोई अगर मतलब लाइट कोई दूसरे कलर की है और पहन के कुछ दूसरा गए हो, तो वो चीज आपको काली दिखेगी। ध्यान रखना, काली दिखेगी हमेशा, यानी कि डिफरेंस में जाओगे, यानी कि डिफरेंट कलर होंगे, अलग अलग रंग होंगे, तो वो वस्तु काली दिखेगी, ठीक है। ध्यान रखना, कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। फिर ध्यान रखना, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह हरे रंग को परावर्तित करती है। पूछा जाएगा कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
फिर हमने बता दिया है कि किसी रंग को उस रंग की लाइट को छोड़कर किसी दूसरे रंग की लाइट में रखने पर वह काली दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये चीज मैंने शायद लिखी भी होगी, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखो, कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। जैसे मान लेते हैं वो लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब लाल को परावर्तित कर रही है। अगला पॉइंट, कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो हरे रंग को परावर्तित करती है, यानी कि लाल रंग को इसलिए दिखाई देती है क्योंकि लाल को परावर्तित करती है यहाँ पर। फिर है, कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। फिर कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। फिर है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी रंग को उस रंग की लाइट को छोड़कर किसी दूसरे रंग की लाइट में रखने पर वह काली दिखाई देगी। ध्यान रखना, पीले में अगर पीले रंग की लाइट है और आप उसमें नीला पहन के चले गए तो ये नीला काला दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज को। ओके, थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया जो आप लास्ट तक लेक्चर देखे हैं। आप इसी तरीके से हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना, क्योंकि आपको अगर नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको क्लासेस की अपडेट मिल पाएंगी, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट्स हम पढ़ते हैं और सभी का रिप्लाई भी करते हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो रेलवे ग्रुप डी बाकी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हेल्प हो जाए, पुलिस वगैरह की, बाकी जिसमें भी साइंस का पोर्शन आजकल हर एग्जाम में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप उनको जरूर शेयर करें, इस क्लास के बारे में बताएं, अपनी राय व्यक्त करें, कोई सजेशन है वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।